Good morning, students. Today we will start a new topic, assumptions of indifference curve analysis. So first assumption is rational consumer. Rational consumer कौन होता है? वो होता है rational consumer जो क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करने में लगा रहता है. सेम पॉइंट मैंने आपको कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में बता चुकी हूँ कि रैशनल कौन होता है. वो उसे क्या लगता है कि मैं इससे नहीं, इससे ज़्यादा सेटिस्फाइड हो सकता हूँ, इससे ज़्यादा, तो वो लगा ही रहता है कॉन्टिन्यूसली. वो होता है रैशनल कंज्यूमर. नेक्स्ट इज़ ऑर्डिनल यूटिलिटी. कार्डिनल में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, नंबरिंग में किसी चीज़ को शो कर सकते हैं 1 2 3 4. लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच क्या बताती है कि जो नंबरिंग है वो पॉसिबल नहीं. हम रैंकिंग तो कर सकते हैं किस चीज़ की, कि हाँ जी मैं फर्स्ट प्रायोरिटी इस चीज़ को देती हूँ, सेकंड प्रायोरिटी इस चीज़ को देती हूँ. देन डायमेंशन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है, वो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जिससे हम क्या करते हैं, एक कमोडिटी को तो स्किप करते हैं, छोड़ते हैं, किसके लिए, अनदर कमोडिटी को गेन करने के लिए. देन नॉन सैटिसिटी. नॉन सैटिसिटी मीन्स क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ आपको नॉन सैटिसिटी की, तो जब कंज्यूमर क्या करता है, एक कमोडिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस कर देता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड कमोडिटी और अनदर कमोडिटी. लाइक व्हेन ए कंज्यूमर लाइक 5 रसगुल्लास इंस्टेड ऑफ 2 रसगुल्लास, तो वो क्या होगा, एक नॉन सैटिसिटी पॉइंट ही होगा ना, कि वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, अदर चीज़ से वो सेटिस्फाइड गेन कर रहा है. देन कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन. कंसिस्टेंसी क्या होता है, सेम. कंसिस्टेंसी मीन्स क्या होता है कि अगर हम एक ही काम 100 टाइम्स भी करें ना, तो हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जिसमें वो क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए. अगर मैं बात करूँ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर आप किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में कंसिस्टेंसी रखते हैं तो ही आप रिलायबल काम करते हो. कैसे? अगर कंसिस्टेंसी वर्ड की मैं आपको डेली लाइफ में एग्जांपल देती हूँ. आपने जो कोई टेस्ट दे दिया, आपने पूरा वीक टेस्ट दिया 10 मार्क्स का. फर्स्ट डे आपके आए जी 7 मार्क्स, सेकंड डे आए जी आपके 8 मार्क्स, थर्ड डे आए जी आपके 7, फिर 8 7 8. तो आप क्या हो, रिलायबल हो अपने काम के लिए. लेकिन क्या करें, सपोज़ कीजिए आपके फर्स्ट टेस्ट में तो आगे 9/10, सेकंड में जी आई 3, थर्ड में जी आई 2. तो वो आपने काम के लिए कंसिस्टेंसी नहीं ना शो कर रहे, तो वो क्या है, आपका रिजल्ट भी क्या नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा. ऐसे ही क्या होता है, इकोनॉमिक्स में होता है कि अगर हम एक लॉ को अप्लाई कर रहे हैं तो उससे हम क्या होने चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. मीन्स अगर हम एक कमोडिटी के लिए अनदर कमोडिटी को छोड़ रहे हैं तो हमारी सेटिस्फेक्शन में क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे रिजल्ट में. कैसे? अगर मैं प्रेफर करूं कि टी ग्रेटर देन कॉफ़ी, मीन्स क्या है जी, मेरी तो टी की प्रेफरेंस है जो कॉफ़ी से ज़्यादा है, तो सेकेंड टाइम भी मैं यही बात बोलूँगी. ये नहीं मैं कह सकती कि टी इज़ नॉट इक्वल टू कॉफ़ी या टी इज़ लेस देन कॉफ़ी, तो मेरे रिजल्ट में कंसिस्टेंसी नहीं है. अगर मैं एक कमोडिटी को छोड़कर दूसरी कमोडिटी पर शिफ्ट किया है तो उस मेरे रिजल्ट में कंसिस्टेंसी होना भी ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी मीन्स क्या है, अगर मैं बात करूँ कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक है जी, बी ग्रेटर देन सी, तो अगर ए है जो बी से ग्रेटर है तो वो सी से भी ग्रेटर होगा ना. क्यों? क्योंकि ए तो बी से भी पहले ही ग्रेटर है, तो वो क्या होगी, मेरे रिजल्ट में ट्रांजिटिविटी होगी. जो इंडिफरेंस कर्व किया है, एक मेन क्या है, अजम्पशन है. देन इंडिपेंडेंट स्केल ऑफ प्रेफरेंस. मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व में क्या बताया है, मैंने आपको बता दिया कि आप अगर एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी पर शिफ्ट होते हो तो आप एक सेटिस्फेक्शन लेवल की वजह से होते हो, कोई प्राइस इनकम इफेक्ट नहीं है. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व को वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्केल है और किसी भी चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता. हमें तो बस ए है, बी है, दो कमोडिटीज़ हैं, मुझे तो ए इतना सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा जितना बी दे रहा है, तो मैंने शिफ्ट कर लिया. इनकम, प्राइस, ये सब क्या है, इसमें इग्नोर किए जाते हैं. नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन इन एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टी है और अगर ये प्रॉपर्टी बनी है तो क्यों बनी है. फर्स्ट इज एन इंडिफरेंस कर्व हैज़ ए नेगेटिव स्लोप और दैट इट स्लोप्स डाउनवर्ड. अब आपको दिख रहा है कर्व्स बने पड़े हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड जा रहा है. क्यों जा रहा है?
आप क्या कर रहे थे, टी यूज़ कर रहे थे, अगर आपने अब कॉफ़ी पर शिफ्ट कर लिया, अगर शिफ्ट किया है कॉफ़ी पर तो आपने टी की डिमांड को तो क्या कर दिया है ना, डिक्रीज़ कर दिया है। तो इसकी वजह से जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो क्या जाता है, ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। दिस प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द assumption that if a consumer uses more quantity of one good, he will use less quantity of the another good, then only he will have equal satisfaction from their different combinations। मैंने आपको एक टेबल भी ड्रॉ करके समझा दिया है कि वो दो कमोडिटीज़ यूज़ कर रहा था, एक को कितनी यूनिट्स ले रहा था, दूसरे के कितनी यूनिट्स ले रहा था। ये डाउनवर्ड क्यों है, अगर आप अनदर कमोडिटी को यूज़ कर रहे तो जो पहले वाले मीन्स एग्जिस्टिंग जो कर रहे थे पास्ट में, उसको छोड़ रहे हो ना, उसकी क्वांटिटी कम प्रोड्यूस कर रहे हो, कम कंज्यूम कर रहे हो, इसीलिए आपका जो स्लोप है वो क्या हो गया, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकंड पॉइंट इज कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ रीजन। जो इंडिफरेंस कब होता है आपका, कन्वेक्स टू रीजन होता है, कनकेव कभी भी नहीं कह सकते। अगर हम बात करें कन्वेक्स की, तो वह कन्वेक्स क्या है, क्यों है। कन्वेक्स होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो रेट जिस पर आप क्या करते हो, एक कमोडिटी को छोड़कर दूसरी कमोडिटी ले रहे हो और सेटिस्फाइड इक्वल हो रहे हो, इस वजह से वो कन्वेक्स है। अगर वह कनकेव हो जाता मीन्स आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नॉट इक्वल है। देन टू इंडिफरेंस कर्व नेवर टच ईच अदर, पैरेलल तो चलते हैं ये लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करते। आप देख रहे हो ना, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, मीन्स क्या है इसका, वो टच क्यों नहीं करते। अगर वो टच कर जाएंगे तो मीन्स क्या हो जाएगा कि जो आप एक कमोडिटी है वो यूज़ कर रहे हो, दूसरी तो आपने ज़ीरो कर दी। ऐसा आप करते नहीं, आप धीरे धीरे छोड़ते हो, एकदम थोड़ा ना छोड़ते हो किसी चीज़ को। अगर आपने कमोडिटी एक ही रख ली तो आपका एमआरएस क्या बनेगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगा जी आपका। जो अब रोज पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ने का मीन्स क्या है कि दो कमोडिटी को हम पैरेलल लेकर चल रहे हैं कि कितने से ज़्यादा सेटिस्फैक्ट हो रहे हैं हमें, कितने से ज़्यादा हो रहे हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट मोर सेटिस्फेक्शन, जितना आपका आईसी कर्व ग्रेटर होगा उतनी आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी ग्रेटर होगी। देन इट नेवर टच एक्स एक्सिस और नॉट वाई एक्सिस, अगर ये आपस में नहीं कट करते तो एक्स और वाई को भी कैसे कर सकते हैं, तो भी वही सेम पॉइंट है कि इसका मीन्स तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही कमोडिटी को लेकर चल रहे हैं, दूसरी को तो ज़ीरो कर दिया, जीरो तो हम नहीं कर सकते। देन इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स क्या है, आप देखो आपकी बुक में IC1 है, IC2 है, IC3 है, तीनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और एक ही पॉइंट से ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन लिटिल डिफरेंसेस तो इनमें भी हैं, सेम नहीं है कि बिल्कुल ही सेम है, तो इसका मीन्स क्या है, पैरेलल कभी नहीं हो सकते आईसी कर्व्स। और वे क्या होते हैं, आईसी कर्व आप कर सकते हो सिर्फ टू कमोडिटीज़ के केस में, आप बताते रहोगे कि मैं इससे इतना हुआ, इससे मैं इतना हुआ, फिर मैं सेकंड कमोडिटी ली, फिर मैं इससे इतना। लेकिन अगर आप में के केसेस में मोर देन टू कमोडिटीज़ के केस में ये क्या हो जाता है, बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाता है कैलकुलेट करना। तो यही सब थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।